हम उन्हीं से बात कर रहे हैं फिलहाल। चलिए देखिए, आज हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 9 समाज कार्य का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हो। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यह है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करूँ तो ये टॉपिक है समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र पर। ठीक है, यानी आप ये कह लीजिए कि ये एक प्रकार से फील्ड वर्क जैसे टॉपिक को रिलेट कराता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वास्थ्य के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वयोवृद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में समाज कार्य पढ़ेंगे, और इसी यूनिट में श्रम कल्याण भी मिलेगा आपको, औद्योगिक संबंध भी मिलेगा, कार्मिक प्रबंधन भी मिलेगा और मानव संसाधन प्रबंधन भी मिलेगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो श्रमिक, औद्योगिक और कार्मिक और मानव प्रबंधन है, यहाँ से आपको हर एक टॉपिक से 1 2 3 4 यानी 4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और 3 से प्लस आपको अगर मैं बात करूँ तो ये हेल्थ से, वृद्ध व्यक्ति से, दिव्यांग से, महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में भी 3 से 4 प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एपिसोड नंबर आपका ये फर्स्ट है। आज यूनिट 9 का एपिसोड आपका ये फर्स्ट है, और हम बात करेंगे चिकित्सकीय समाज कार्य और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की संकल्पना या और उसके उद्विकास पर भी बात करेंगे, और चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसको आप लोग खुद आप मेडिकल सोशल वर्कर हो, आपकी बात, और मनोचिकित्सक साइकेट्रिक सोशल वर्कर, उनकी भूमिका क्या है, उनके कार्य कौन से हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व क्या बनता है, ये टॉपिक होगा। और इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य रोग के बारे में भी, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य और असामान्य व्यवहार के बारे में, महामारी विज्ञान के बारे में, हेतुकी के बारे में, और हेतुकी के प्रकार भी हैं, है ना। हेतुकी के प्रकार मतलब अवसाद वगैरह आपको रिलेट होगा। और फिर उसके बाद सिजोफ्रेनिया यानी मनोभाजन, फिर मनोदशा विकास, तंत्रिका विक्षिप्तता, तनाव से जुड़े विकार, ठीक है, और सोमैटोफॉर्म विकार, बाल एवं किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं, और उसके बाद देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ अधिनियम। ये रहेंगे हमारे टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखेंगे पहले चिकित्सकीय समाज कार्य की संकल्पना यानी मेडिकल सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है मेडिकल सोशल वर्क क्या है। ये नाम से स्पष्ट है कि जिसमें बेसिकली रोगी यानी पेशेंट और उसके परिवार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब चिकित्सकीय समाज कार्य यानी मेडिकल सोशल वर्क समाज कार्य की वो विशेष शाखा है जिसमें हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संस्थान में रोगी और उसके परिवार की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान मिलता है। क्या मिलता है? हेल्प मिलती है, ताकि उपचार यानी ट्रीटमेंट अधिक प्रभावी हो सके। और इसका उद्देश्य भी यही बनता है कि रोगी के उपचार में सहयोग देना और उसे समाज में पुनः सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना, यानी उसको पुनर्वासित करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। किसको? पेशेंट को। ठीक है, और परिवार को भी शामिल कर सकते हो उसमें कौन कौन सी समस्याएं देखेंगे आप? शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या और आर्थिक समस्या देखेंगे। इसी समस्याओं पर आप उसका समाधान निकालेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, ताकि वो समाज में अपनी जीवन याचिका सही तरीके से चला सके और वो आत्मनिर्भर बन सके। तो एक लाइन में एक परिभाषा बताई गई कि चिकित्सकीय समाज कार्य शारीरिक और सामाजिक समस्याओं को रिलेट कराता है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, चिकित्सकीय समाज कार्य। फिर उसके बाद हम उसकी मदद करते हैं, यानी उसकी हेल्प करते हैं। कुछ खास विशेषता है थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल यानी अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य, फिर रोगी के मनोसामाजिक पक्ष पर ध्यान देना, फिर परिवार को परामर्श और सहायता, फिर पुनर्वास में उसकी मदद करना यानी रिहैबिलिटेशंस में, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना।
यानी रोगी के उपचार में उसकी मदद की जाएगी, पहली बात। फिर रोगी और परिवार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल किया जाएगा, मानसिक तनाव और चिंता को कम किया जाएगा, पुनर्वास के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी और हॉस्पिटल सेवाओं में रोगी तक, ठीक है, हॉस्पिटल की जो भी सेवाएं हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, वो रोगी तक पूरा पहुंचाया जाएगा। तो मेडिकल सोशल वर्क हुआ क्या? मेडिकल सोशल वर्क बेसिकली हॉस्पिटल आधारित है, यानी अस्पताल आधारित है ना। पेशेंट सेंट्रल्ड होता है, आप पढ़ेंगे अभी आगे आप, पेशेंट सेंट्रल्ड अप्रोच यानी क्लाइंट सेंट्रल्ड अप्रोच भी आप बोल सकते हो उसे। यहाँ डॉक्टर, यहाँ जो काम होगा मेडिकल सोशल वर्कर में, अगर आप मान लीजिए KGMU में या SGPGM या एम्स में आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो आप बहुविषयक टीम के रूप में काम करेंगे, ठीक है। आपके साथ डॉक्टर भी होंगे, नर्स भी होंगे, सोशल वर्कर के साथ आप मिलकर बेसिकली अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ हैं उनके साथ मिलकर आप किसी क्लाइंट को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मनोसामाजिक दृष्टिकोण का आप यहाँ पे फॉलो करोगे, यानी साइको सोशल जो अप्रोच है गार्टन हैमिल्टन का, वो भी यहाँ पे लागू करोगे और खासकर रिहैबिलिटेशन पर आप ज़्यादा बल देंगे, विशेषकर बल देंगे उसी पर, ठीक है। आगे बढ़िए, अब चर्चा करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में। देखिए मनोचिकित्सकीय क्या है, ये भी जानना जरूरी है। मनोचिकित्सकीय समाज कार्य को साइकेट्रिक सोशल वर्क कहा जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर बनता है कि समाजकारी की वो विशेष शाखा है जो मानसिक रोगी से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और सामाजिक समायोजन से संबंधित होती है, और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मनोचिकित्सक टीम के साथ मिलकर रोगी के मानसिक स्वास्थ्य सुधार में सहायता करता है। देखो साइकेट्रिक सोशल वर्क बेसिकली एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें मानसिक जो रोग है, जो मेंटल डिसऑर्डर है, उससे पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उनके उपचार, उनके पुनर्वास, उनके सामाजिक समायोजन में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। आपने पढ़ा भी होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ RPWD एक्ट, आप पढ़े तो है ही है, मैं पढ़ाया भी हूँ 2016 के बारे में। तो RPWD एक्ट बेसिकली बताता है कि कुल 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं। अब ये 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत एक प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, और एक आती है मेंटल इलनेस। दो प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आती हैं। अब इन दो प्रकार की डिसेबिलिटीज़ पर आप क्या करते हैं, उस पर ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास और सामाजिक समायोजन के संदर्भ में एक सामाजिक कार्यकर्ता उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। तो खासकर यहाँ पे मानसिक रोगों को संदर्भ में लिया गया है, यहाँ सामाजिक संदर्भ नहीं लिया गया है, यहाँ शारीरिक संदर्भ नहीं लिया गया है। साइकेट्रिक सोशल वर्क में साफ शब्दों में लिखा भी है आपके सामने कि मानसिक रोगों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो मानसिक रोगों से संबंधित हो जाएगा मनोचिकित्सकी, यानी आप इसे साइकेट्रिक कहेंगे, ठीक है। सामाजिक सहायता और सर्विसेज के पार्ट में सोशल वर्क को शामिल कर दोगे, इसीलिए इसका अर्थ बनता है कि मानसिक रोगियों के लिए समाज कार्य अगर कर रहे हो तो वो मनोचिकित्सकीय समाज कार्य कहलाता है, उसे साइकेट्रिक सोशल वर्क कहा जाता है, ठीक है। अब मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में देखो यहाँ पे लिखा भी है कि मानसिक स्वास्थ्य प्लस में मनोवैज्ञानिक समस्याएं, है ना, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, ये बेसिकली साइकेट्रिक केयर के रूप में रिप्रेजेंट होता है। खासकर इसकी अगर मैं विशेषताओं की बात करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी खास विशेषता यह है कि मानसिक रोगियों के साथ यहाँ पर काम होगा, काउंसलिंग और मनोसामाजिक उपचार के माध्यम से कार्य किया जाएगा, परिवार और समाज के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हुए भी, यानी समन्वय होते हुए हमें कार्य करने होंगे, और सामाजिक पुनर्वास पर विशेष बल दिया जाएगा यहाँ पे। और एक शब्द है स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा को हम लोग बोलते हैं कलंक। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा को हम लोग बोलते हैं कलंक। अब इस कलंक को बेसिकली कम करना, ठीक है, उसका उन्मूलन करना। इसका मतलब क्या है, एक लाइन में सुन लीजिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा आपके सामने। स्टिग्मा कलंक है किसी व्यक्ति की या समूह की या समुदाय की, ठीक है, उसकी स्थिति के प्रति समाज द्वारा लगाया गया नकारात्मक लेबल, है ना, भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण जिनके कारण उस व्यक्ति को हीन या अलग या अस्वीकार माना जाता है। स्टिग्मा बेसिकली एक प्रकार का कलंक शब्द है और सामाजिक प्रक्रिया है ये स्टिग्मा शब्द, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को उसकी बीमारी
से आप डिनोट कर देते हो, मानसिक स्थिति से डिनोट कर देते हो, दिव्यांगता से उसको डिनोट कर देते हो, उसके जाति व्यवहार के आधार पे उसका अपमान करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, सामाजिक बहिष्कार करने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है। उसी परिस्थिति को स्टिग्मा कहा जाता है, एक प्रकार का कलंक कहा जाता है उसे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये। मानसिक रोगों को बेसिकली खासकर अगर मैं कहूँ तो ये असामान्य होते हैं और असामान्य समझा जाता है। एक साधारण शब्दों में सब लोग यूज भी करते हैं, शब्द है पागल, है ना, ऐसे शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ये चीज़ें बेसिकली रिप्रेजेंट होती है ना। तो स्टिग्मा भी कई टाइप की होती है। पब्लिक स्टिग्मा, सार्वजनिक स्टिग्मा एक होती है, एक सेल्फ स्टिग्मा होती है, एक इंस्टीट्यूशनल स्टिग्मा होती है ना। तो कई प्रकार की होती है और एक गंभीर आप कह सकते हो सामाजिक समस्या है स्टिग्मा, ये नाम आप दे सकते हैं। आगे बात करते हैं चिकित्सकीय समाज कार्य के अंतर्गत उसके उद्विकासों पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट शब्द होगा हमारे सामने और मैं चाहूँगा यहीं से आपके शब्द जो है शुरू होते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक। चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कहता है इंग्लैंड में प्रारंभ चिकित्सकीय समाज कार्य के दृष्टिकोण से 1880 के आसपास, है ना, इंग्लैंड में चिकित्सकीय समाज कार्य की शुरुआत हुई थी या इसका माना जाता है। मेडिकल सोशल वर्क का प्रारंभ, नोट करते रहिएगा चीज़ों को, फैक्ट है, मेडिकल प्लस यूजीसी दोनों को रिलेट कराएगा ये टॉपिक। तो 1880 के आसपास इंग्लैंड में हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले रोगियों को घर पर देखभाल की आवश्यकता को समझा जाता था। तो उसी दौर में 1880 के दौर में मेडिकल सोशल वर्क की शुरुआत मानी गई। ये चीज़ ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर घर घर जाकर देखभाल शुरू हुई थी 1880 में। एक कार्यकर्ता रोगी के घर जाकर उसकी सहायता देने लगता था। परिवार को, रोगी को अगर मैं बात करूं, दवा, आहार, स्वच्छता, देखभाल के बारे में समझाता था। तो ये चिकित्सकीय समाज कार्य की एक प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। हॉस्पिटल और घर के बीच एक समन्वय प्रणाली, बेसिकली एक ब्रिज सिस्टम बनी हुई थी और रोगियों के पुनर्वास की नींव पड़ी है। तो 1880 के आसपास में इंग्लैंड में बेसिकली आफ्टर केयर मूवमेंट के माध्यम से मेडिकल समाज कार्य यानी चिकित्सकीय समाज कार्य की शुरुआत हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आगे कहता हूँ, उस समय ये विचार विकसित हुआ कि हॉस्पिटल से छुट्टी पाए रोगियों की देखभाल या घर पर देखभाल की आवश्यकता थी या आवश्यकता उस समय देते थे, उनकी नीड को पूरा करते थे और इससे रोग की पुनरावृत्ति की संभावना बेसिकली कम हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति घर पर ही ट्रीटमेंट जिसका हो रहा है तो वो बेसिकली बार बार बीमार या उस समस्या से बार बार जूझ नहीं रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उस समस्या को कम किया जाता था क्योंकि वजह यही थी कि घर पर भी उसकी अच्छी देखभाल हो जाती थी। ठीक है, फिर इसी उद्देश्य से घर घर जाकर पर्यवेक्षक कार्यकर्ता को भेजा गया। ठीक है, इसको विजिटिंग वर्कर्स कहा जाता था और ये कार्यकर्ता परिवार को रोगी की देखभाल, दवा और जीवन शैली के बारे में समझाते थे। ठीक है, रोगियों की पुनर्वास की एक प्रकार से यहाँ पे नींव पड़ गई थी जहाँ परिवारों को रोगी की देखभाल, दवा, जीवन शैली के बारे में समझाया जाता था। 1880 की बात बता रहा हूँ, इंग्लैंड की बात। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यूरोप और अमेरिका में विकास हुआ। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चिकित्सा समाज कार्य में यूरोप और अमेरिका में फिर विकास हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ कि चिकित्सकीय समाज कार्य की अवधारणा मुख्यतः यूरोप और उत्तरी अमेरिका से फिर विकसित हुआ। अमेरिका में इसी क्षेत्र में विकास में एक नाम आता है लेडी। ठीक है, ओल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ओलम स्टेड, लेडी ओलम स्टेड। यहाँ पर अमेरिकी की एक महिला थी जिन्होंने इसका विकास किया और समाज सेविका का योगदान इनका बेसिकली माना भी जाता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के अंत में हॉस्पिटल सुधार आंदोलन के साथ इसकी जब शुरुआत हुई तो उस प्रतिक्रिया में ये शब्द हम लोगों को देखने को मिले। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो हॉस्पिटल में सामाजिक कार्यकर्ता की फिर नियुक्ति भी धीरे धीरे शुरू हो गई।
यूरोप से और अमेरिका से, यूरोप और अमेरिका से। और हॉस्पिटल आधारित समाज सेवा का विस्तार यहाँ से हो रहा था। केस वर्क पद्धति का खासकर फोकस हो रहा था। क्लाइंट सेंट्रल दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा था और बहुविषयक चिकित्सा टीम के रूप में बेसिकली काम होता था। बहुविषयक का मतलब होता है कि एक सोशल वर्कर हो गया, एक डॉक्टर होंगे, नर्स हो गए और अपने अपने क्षेत्र से एक विशेषज्ञ बेसिकली हुआ करते थे। उसे बहुविषयक चिकित्सा टीम भी कही जाती थी। ठीक है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है आंदोलन शुरू हुआ, जहां जॉनसनो का नाम देखने को मिला 1848 में लंदन में। ठीक है, इनका नाम देखने को मिला, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 1848 में जॉनसनो का नाम लंदन में, ठीक है, चिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत देखने को इनका नाम मिला था। तो हैजा महामारी के कारण का अध्ययन किया गया यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये सिद्ध भी किया कि हैजा का कारण दूषित पानी है, ना कि बेसिकली खराब हवा। दूषित पानी बताया इन्होंने, जॉनसनो ने। ठीक है, यहाँ इन्होंने देखो लिखा भी है, दूषित जल को बीमारी का कारण सिद्ध किया और ना कि खराब हवा। और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज कार्य की विकास की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। तो ये खोज पब्लिक हेल्थ मूवमेंट और मेडिकल सोशल वर्क की नींव मानी जाती है और इससे ये समझ विकसित हुई कि बीमारी केवल जैविक ही नहीं है बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, जॉनसनो का नाम, और वो भी वर्ष 1848 का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आता है चीन में विकास। ठीक है, कहाँ पे? चिकित्सा समाज कार्य में चीन में विकास की बात कर रहा है। तो 1921 में बीजिंग चीन में चिकित्सा समाज कार्य की शुरुआत हुई। ठीक है, अब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि 1921 में बीजिंग चाइना में चिकित्सीय समाज कार्य की जब शुरुआत हुई तो एक नाम यहाँ पे आपको मिलेगा, ईडा प्रोइड का नाम, ईडा प्रोइड ने, और इन्हीं के प्रयासों से इसका विकास हुआ सन 1921 में, मेडिकल सोशल वर्क का। और इन्होंने हॉस्पिटल में समाज कार्य को मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास भी किया। ठीक है, तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली सन 1921 में। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाने लगा। तो दिया कहाँ पे जा रहा था? पहले शुरुआत में केस वर्क पर प्रशिक्षण दिया जाता था सोशल वर्कर को, दत्तक सेवा पर भी इनको ट्रेनिंग दी जाती थी और हॉस्पिटल्स भर्ती सर्विसेज यानी सेवाओं में भी इनको ट्रेनिंग दिया जाता था। रोगियों की सामाजिक समस्याओं का समाधान बेसिकली यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता को निम्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दिया जाता था और ये कार्य उनको बेसिकली बताए गए। तो चाइना एक चिकित्सा समाज कार्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है और हॉस्पिटल आधारित समाज कार्य को बढ़ावा मिला यहाँ पे, और रोगियों के सामाजिक पुनर्वास पर बेसिकली विशेष बल दिया गया था इसी के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आयरलैंड में विकास की बात आती है। ठीक है, कहाँ पे? आयरलैंड में विकास। तो चिकित्सा समाज कार्य की शुरुआत बाल रोग विशेषज्ञ एला बेब के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या था? यहाँ पे चीज़ों को समझने की जरूरत है कि डॉक्टर एला बेब, इन्होंने बीमार बच्चों की देखभाल और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हॉस्पिटल में समाज कार्य की आवश्यकता को इन्होंने महसूस किया। तो इन्होंने बीमार बच्चों की देखभाल हेतु हॉस्पिटल में सोशल वर्कर की या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर दी। कौन? नाम आता है बाल रोग विशेषज्ञ एला बेब का। ठीक है, एला बेब का। डबलिंग एक एडिलेड हॉस्पिटल है, एडिलेड हॉस्पिटल में इसका प्रारंभिक विकास हुआ था। डबलिंग में या डबलिंग के एडिलेड हॉस्पिटल में इसका विशेष विकास हुआ, और या तो आप ये भी कह सकते हो कि इसका प्रारंभिक विकास हुआ। यहाँ बच्चों और परिवार की सामाजिक समस्या पर कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी और प्रथम प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि कोई वहाँ पे चुना गया तो उनका नाम था विनीफ्रेड एल्कॉक। ठीक है, विनीफ्रेड एल्कॉक का उल्लेख मिलता है एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता में इनका नाम। ठीक है, तो इस क्षेत्र की पहली प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता इनको माना जाता है। बाल स्वास्थ्य और समाज कार्य का एकीकरण हुआ, हॉस्पिटल आधारित सामाजिक सेवाओं की शुरुआत हुई। बाद में यह एक मॉडल अन्य देशों ने भी इसको अपना लिया। ठीक है,
तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर आयरलैंड में चिकित्सा समाज कार्य की अगर श्रेय किसी को गया तो वो गया डॉक्टर एला बेब को। किसको गया? डॉक्टर एला बेब को। और इसका विकास हुआ कहाँ पे? डबलिन के एडिलेड हॉस्पिटल में हुआ। ये चीज़ आप ध्यान रखें, फैक्ट से भरा चीज़ें आपको इसमें मिलेगी इस पीडीएफ में। फिर बात करते हैं भारत में चिकित्सा समाज कार्य को लेकर, ठीक है ना। भारत में विकास हुआ चिकित्सा समाज कार्य का। यदि मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ तो प्रारंभ में भारत में समाज कार्य का एक औपचारिक प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं था शुरुआती दौर में। कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा 1930 का दौर भी, 1930 का दौर। और 1930 के दशक से ये प्रारंभ होकर आज एक संगठित व्यावसायिक सेवा के रूप में विकसित हुआ। ये प्रतिक्रिया आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं। और अमेरिका और इंग्लैंड में प्रशिक्षित भारतीय चिकित्सकों ने इसकी शुरुआत कर दी। अमेरिका और इंग्लैंड में प्रशिक्षित जो इंडियन डॉक्टर्स थे या मेडिकल सोशल वर्कर थे, ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी। तो हॉस्पिटल में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित कर कार्यकर्ता इनको बनाया गया था। बाद में एक व्यावसायिक सेवा के रूप में ये बेसिकली विकसित हो गया। तो फिर उसके बाद दौर आया 1936 का, सन 1936 का, 1936। 1936 में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क यानी इसकी स्थापना हुई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसका नाम फिर परिवर्तित हो गया सन 1944 में। और प्रथम निर्देशक थे डॉक्टर मनसर्ट महोदय इसके, ठीक है। और ये भारत का समाज कार्य शिक्षा का पहला एक औपचारिक संस्थान बना। परीक्षा में पूछा जाता भी है कि बताइए भारत में समाज कार्य की जो शिक्षा प्रणाली है वो पहला औपचारिक संस्थान है कौन सा? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ही आपको लगाना होगा यहाँ पे। और साइकेट्रिक सोशल वर्क में अगर हम बात करते हैं यानी चिकित्सा मनोचिकित्सा समाज कार्य की शुरुआत भारत में कब हुई? तो भारत में 1937, ये वर्ष आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा ही चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की शुरुआत भी की गई थी यहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा देखिए मिला और AIIMH, और इसी का नाम परिवर्तन हुआ है ये NIMHANS। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, आगे पीडीएफ में है। 1946 में इसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका बेसिकली निभाई गई, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं आगे के प्रोसेस में, ठीक है। देखिए AIIMH, ठीक है, इसे बेसिकली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहा गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहा गया, जिसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी, 1946 में हुआ था, बेंगलोर कर्नाटका भारत में, है ना। कब? 1946 में, बेंगलोर कर्नाटका यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया स्थान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर या उस पर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान था। भारत का पहला कौन सा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, पहला। यही संस्थान बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बाद में मानसिक हॉस्पिटल, आप ये कह सकते हो कि मानसिक हॉस्पिटल यानी मेंटल हॉस्पिटल बेंगलोर के साथ मिलकर ये विकसित हुआ। 1974 में, सन 1974 की बात अगर हम करते हैं आपसे, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का विलय हो गया, एक नया नाम रखा गया 1974 में, और वो नाम रखा गया NIMHANS। मतलब ये था नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ये एक प्रकार का इसका नाम बेसिकली परिवर्तित हो गया, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये बाद में ये चीज़ें बढ़ी, जिसका उद्देश्य मानसिक रोगों के उपचार, शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का पाठ करता था। एक विश्व स्तरीय था ये मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान था, जो मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस और उसके संबद्ध क्षेत्रों में उपचार, शिक्षा और अनुसंधान का कार्य बेसिकली करता था ये। तो इसकी स्थापना यदि आपसे परीक्षा में पूछता है तो आप बताइएगा वहाँ पे 27 सितंबर 1974 का, ठीक है। मुख्य विशेषता थी मनोचिकित्सा यानी साइकेट्रिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं या उसके सेवाओं पर फोकस किया गया। डॉक्टर्स, नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शुरू हो गया।
मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए यहाँ पे सेवाएं भी दिए जाने लगी, है ना। उसके बाद देखिए NIMHANS, मैंने नाम आपसे परिवर्तन को लेकर अभी बता रहा था, तो नया नाम परिवर्तित हुआ 1974 में, ठीक है। तो AIIMH का विस्तार करके एक नया नाम दिया गया, और ये नया नाम आपके सामने है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसी को बोलते हैं। बेंगलोर कर्नाटक यानी भारत में है। उद्देश्य था इसका कि मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान में उत्पन्न अध्ययन और शोध का कार्य करना, मानसिक रोगों और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर उपचार करना, प्रशिक्षित और उसको विशेषज्ञ मानव संसाधन यानी विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करना, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ मानव संसाधन को तैयार करना, इसकी भूमिका थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का रोल था ये। मुख्य काम इसका ये था कि मानसिक रोगों का उन्नत उपचार करना, साइकेट्रिक सोशल वर्क और क्लिनिक साइकोलॉजी का प्रशिक्षण देना, ठीक है, शोध कार्य और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज यानी सेवाएं, ठीक है, यानी पुनर्वास की सेवाएं वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ महत्व है, जैसे भारत का प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रहा ये, मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। WHO सहयोगी केंद्र था एक प्रकार से, ये कोलैबोरेशन सेंटर बोला जाता है एक प्रकार से, सहयोगी केंद्र भी था WHO, यहाँ पे WHO की भूमिका थी। भारत का सर्वोच्च मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कौन सा है, तो आप यही नाम बताएंगे, NIMHANS, ये नाम बताएंगे। और बेंगलोर में स्थित ये संस्थान है, 1974 में इसकी स्थापना हुई, और AIIMH और मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के विलय हो गया था, तब इसके बाद जो चीज़ें NIMHANS बेसिकली देखने को हमें मिला यहाँ पर, ठीक है। साइकेट्रिक सोशल वर्क का प्रशिक्षण भी यहीं से शुरू हो गया था, है ना। चिकित्सा समाज कार्य का उद्विकास इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं होता है, बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलुओं से चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। तो यह रोगी के समग्र यानी होलिस्टिक उपचार से या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, इंग्लैंड की बात अगर हम कर रहे हैं आप लोगों से, तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यहाँ 1869 में। तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि हॉस्पिटल में जो है सामाजिक सहायता बेसिकली शुरुआत की गई थी, ठीक है। और सामाजिक सुधार संस्था तो थी ही है, 1869 में आई थी लंदन में, यूके में, जो दान और सहायता कार्यों को संगठित करती थी और वैज्ञानिक चीज़ों को वैज्ञानिक बनाती थी। तो गरीबों की सहायता करना, योग्य गरीब अयोग्य गरीब में अंतर बताना, बिना जांच के दिए जाने वाले दान को रोकना, समाज कार्य को वैज्ञानिक आधार देना, ये घटनाएं बेसिकली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में देखने को हम लोगों को मिली थी। घर घर जाकर बेसिकली जांच होती थी, केस वर्क पद्धति ज़्यादा यूज़ होती थी इंग्लैंड में, है ना। विभिन्न चैरिटी संस्थाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर था यहाँ पर। एक था फ्रेंडली विजिटर करके, वो उनके द्वारा घरों का निरीक्षण होता था, फ्रेंडली विजिटर, उसको फ्रेंडली विजिटर बोला जाता था एक प्रकार से। मैरी रिचमंड ने यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई थी फ्रेंडली विजिटर में। और रोगियों या मरीजों को उसकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने की पहल की गई थी, ठीक है। रोगियों की या मरीजों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने की पहल की गई थी, प्रकार से उसकी शुरुआत हुई थी। औपचारिक शुरुआत फिर 20वीं शताब्दी के दौर में देखने को मिला है ना, एक प्रकार से, है ना। 20वीं शताब्दी में औपचारिक जो पहल हुई उसमें 1905 में USA में देखा गया, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में पहली मेडिकल सोशल वर्क सेवाएं जो है शुरू की गई थी। मेरा कहने का अर्थ ये था कि 1905 के दौर में मेडिकल सोशल वर्क औपचारिक प्रतिक्रिया शुरू किया, जिसकी शुरुआत मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन में हुआ था, और यहाँ पहली बार हॉस्पिटल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट स्थापित हुआ था, पहली बार हुआ था हमें, ठीक है। हॉस्पिटल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट का शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने आता है, इडा कैनन को मेडिकल सोशल वर्क की जननी यानी मदर ऑफ मेडिकल सोशल वर्क के रूप में जाना गया, ठीक है। नाम परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसे आइडा कैनन कहा जाता है, मदर ऑफ सोशल वर्क, मदर ऑफ मेडिकल सोशल वर्क के नाम से इसको जाना जाता है, या
समाज कार्य की या चिकित्सा समाज कार्य की ये जननी है। और यूएसए में, ठीक है, कहाँ पे, यूएसए में हॉस्पिटल में मेडिकल सोशल वर्क को एक व्यवस्थित और व्यावसायिक सेवा के रूप में इसको विकसित किया गया था एक प्रकार से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हॉस्पिटल में सोशल वर्कर की नियुक्ति भी शुरू हो गई थी 1905 के दौर में ही, है ना। और विकास चरण हमें देखने को मिला फिर, है ना। विकास चरण 1920 से का दौर था, जिसमें 1920 के दशक में अमेरिका और यूरोप में मेडिकल सोशल वर्क का तेजी से, आवाज में स्पष्ट करिएगा प्लीज। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा ना कि 1920 के दौर में या 1920 और 30 के दौर में मेडिकल सोशल वर्क का विस्तार हुआ, और मेडिकल सोशल वर्क के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण बेसिकली डेवलपमेंटल फेजेस के रूप में जाना गया। और इसी अवधि में अमेरिका और यूरोप दोनों में इसका तेजी से विस्तार हुआ था, है ना। तो हॉस्पिटल में सोशल केस वर्क का मान्यता मिल गई और रोगियों के रिहेबिलिटेशन पर विशेष बल दिया गया। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास पर विशेष जोर दिया जाने लगा। फिर व्यावसायिक मान्यता 1930 से लेकर 1950 के दौर में आया। 1930 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल सोशल वर्क को एक प्रोफेशनल जो है डिसिप्लिन कह सकते हो माना गया। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वेटरनस रिहेबिलिटेशन की भूमिका बढ़ गई थी, ठीक है, यानी देखभाल की जो प्रतिक्रियाएँ थी वो चीज़ें थोड़ी सी तीव्र गति पर विकास होने लगा, या तीव्र विकास गति से उसका विस्तार होने लगा चीज़ों का, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेडिकल सोशल वर्क का मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच यहाँ पर विकसित हो गया, ठीक है। जानते हैं क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच क्या होता है, जानते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, सुनो। ये बहुविषयक टीम दृष्टिकोण है। अभी मैंने आपको बताया था कि यह एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें किसी एक रोगी या समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर और नर्स, या फिजियोथेरेपिस्ट, योगा, स्पीच थेरेपिस्ट, है ना। ये सब मिलकर एक टीम के रूप में बेसिकली कार्य करते हैं और अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञता के आधार पर वो चीज़ें निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर आ जाता है, नर्स आ जाता है, मेडिकल सोशल वर्कर आ जाता है, मनोवैज्ञानिक आ जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाता है, स्पीच थेरेपिस्ट आ जाता है, एटसेट्रा। बहुत सारे लोग इसमें हमें देखने को मिलते हैं, अपने अपने विशेषज्ञ या अपने अपने फील्ड से संबंधित होते हैं ये सारे के सारे लोग। और ये एक प्रकार का मॉडल है, अप्रोच है। फिर भारत में विकास वही प्रतिक्रिया देखने को मिली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में, ठीक है, स्थापना हुई और मेडिकल सोशल वर्क की यहीं से शुरुआत हो गई, ठीक है, 1937 में। 1946 अभी हमने थोड़ा सा चर्चा भी किया था 1946 के बारे में। 1946 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। अब इसे बेसिकली ये तो बंद हो गया, अब बेसिकली इसके जगह पे NIMHANS के रूप में हम लोग इसका नाम देखते भी हैं, है कि नहीं। अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी है ना, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में किया गया था, NIMHANS, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसका एक परिवर्तित रूप रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना, एक परिवर्तित रूप रहा है इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट, अभी मैंने पढ़ाया है, ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। 27 दिसंबर सन 1974 में ये बेसिकली उसके साथ विलय हो गया था, है ना। एक आता सर जी 1946 से है क्या? 1946 जी, यहाँ पे 1946 लगाइएगा, 1946, ठीक है, 1946। और यहाँ अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो 1974, ठीक है, ये वाला वर्ष। आगे बात करते हैं आगे की प्रतिक्रिया में। 1950, ठीक है, दशक में आप देखेंगे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल सोशल वर्कर की नियुक्ति होने लगी। 1974 में सोशल वर्क एजुकेशन में मेडिकल सोशल वर्क को विशेष शाखा के रूप में मजबूती मिल गई, ठीक है, एक प्रकार से इसको मजबूती मिल गई। आगे बात करते हैं प्रारंभिक पृष्ठभूमि को लेकर, तो 1793 में, ठीक है, फ्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 1793 में फ्रांस फिलिप, ठीक है, फिलिप पाइनले ने मानसिक रोगियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया था, ठीक है, मानवीय दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया था
और इससे मानसिक रोगियों के सामाजिक उपचार की बेसिकली नींव भी पड़ी थी। एक प्रकार से मेरा कहने का जो भाव है, जो अर्थ है, उस चीज़ को समझना कि फ्रांस में फिलिप पैनल ने मानसिक रोगियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया, या उस दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया। इसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। और इन्होंने मानसिक रोगियों को जंजीरों का मतलब एक प्रकार से था चैस से मुक्ति की बात की इन्होंने। चैस से मुक्ति की बात किया इन्होंने। चैस का मतलब जंजीर, चैन का मतलब जंजीर, ठीक है। और यही घटना बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य सुधार हॉस्पिटल की जो है शुरुआत भी मानी गई थी, ठीक है। मानसिक रोगियों को पागल समझने की जो परंपरा थी वो बेसिकली बदला गया था। मानसिक हॉस्पिटल में सुधार की शुरुआत यहीं से देखने को मिला 1793 के दौर में फ्रांस की प्रतिक्रिया को लेकर। आधुनिक मनोचिकित्सा की शुरुआत फिर 1840 से लेकर 1880 के बीच में हम लोगों ने देखा कि मानसिक रोगियों के संस्थागत देखभाल का विस्तार होने लगा, ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन देखने को मिला और वहाँ से मानसिक स्वास्थ्य पर बेसिकली ध्यान जो है फिर बढ़ गया लोगों का एक साइड, है ना। मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की एक औपचारिक शुरुआत हुई मनोचिकित्सा का, ठीक है। 1905 में बोस्टन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति, मानसिक रोगियों के लिए केस वर्क और सोशल डायग्नोसिस की शुरुआत हमें देखने को मिलती है 1905 में, ठीक है। 1920 में साइकेट्रिक सोशल वर्क का अलग विशेष क्षेत्र बन गया, ठीक है। 1929 में अमेरिका पहली साइकेट्रिक सोशल वर्क ट्रेनिंग की प्रोग्राम की शुरुआत हुई, पहली सन 1929 में 1929 के दौर में अमेरिका में पहला, ठीक है, साइकेट्रिक ट्रेनिंग की प्रोग्राम की जो है शुरुआत हुई थी, पहला। फ्रायड का मनोविश्लेषण यानी साइकोएनालिसिस का प्रभाव भी देखने को हम लोगों को मिला था, फ्रायड का। व्यावसायिक मान्यता 1940 और 1960 के दशक में। 1940 का मतलब ये था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है सोल्जर्स में मानसिक समस्याओं के कारण साइकेट्रिक सोशल वर्क का विस्तार होने लगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मेंटल हेल्थ टीम की अवधारणा भी यहीं से विकसित होना शुरू हो गई। 1900 क्या नाम है, सोशल वर्कर को मेंटल हेल्थ टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था, या माना भी गया है। अपने इंडिया में तो नहीं मेडिकल सोशल वर्क का इतना भूमिका है, परंतु अदर कंट्री में मेडिकल सोशल वर्क की बहुत अहम रोल है। वहाँ पे जल्दी नौकरी नहीं मिलती मेडिकल सोशल वर्क, समझे, अदर कंट्रीज में आप ऐसा करें। तो आगे बात करते हैं चिकित्सा समाज कार्य का उद्विकास के क्षेत्र में। भारत में विकास को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, मानसिक स्वास्थ्य समाज कार्य की शिक्षा की शुरुआत 1946 में AIIMH, अब बेसिकली NIMHANS बेंगलोर में, जहां इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1946 में इसका हुआ था, ठीक है। 1950 में सरकारी मानसिक हॉस्पिटल में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति होना शुरू हो गया था सन 1950 के दशक में, और 1960 और 70 के बीच में साइकेट्रिक सोशल वर्क का पूर्ण व्यवसाय की पहचान मिल गई, है ना। 1960 और 70 के दशक में पूर्ण रूप से उनको चीज़ें मिल गई। मनोचिकित्सा समाज कार्य के उद्विकास की संकल्पना, अब हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक के बारे में। अमेरिका में प्रारंभ हुआ 20वीं शताब्दी से लेकर, है ना। ये अमेरिका में साइकेट्रिक सोशल वर्क की शुरुआत हो गई, ठीक है। बोस्टन अगर हम बात करते हैं जो है साइकोपैथिक हॉस्पिटल में कार्यरत मैरी ई गैरेट का नाम, गैरेट ने मानसिक रोगियों को गहन अध्ययन किया था, और इन्होंने मानसिक रोगियों के लिए सोशल वर्क असिस्टेंट मॉडल एक प्रकार का तैयार किया, और इसी के बाद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में समाज कार्य की आवश्यकता को बेसिकली स्वीकारा गया था। इसको क्या किया गया था, स्वीकारा गया था, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल में सामाजिक सेवाओं विभाग की स्थापना होने लगी, ठीक है। 1905 में अभी आपने देखा मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट की स्थापना, और यहाँ सोशल वर्कर को न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक में नियुक्ति किया गया था ताकि सही निदान में सहायता मिले, उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। और इसी समय एक पूर्णकालिक यानी फुल टाइम सोशल वर्कर की नियुक्ति की गई थी, और विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता था इसी से। फुल टाइम सोशल वर्कर के द्वारा नियुक्ति होना, फिर उसको ट्रेंड करना,
1913 के आसपास में नेतृत्व और विकास की भूमिका मिली, जहाँ पे मैरी गैरेट को बोस्टन साइकोपैथिक हॉस्पिटल के सोशल सर्विस विभाग से जोड़ा गया और एक प्रमुख भूमिका इन्होंने निभाया। विभाग का उद्देश्य था कि मानसिक रोगियों का अध्ययन करना, है ना, मानसिक रोगियों का अध्ययन करना था, उपचार में सहायता करनी थी और रोगियों को सामाजिक पुनर्स्थापन में उनकी मदद करनी थी रिहैबिलिटेशन के माध्यम से। बात करते हैं विस्तार को लेकर। 1926 के दौर में साइकेट्रिक सोशल वर्कर का कार्य क्षेत्र बढ़ गया। मानसिक चिकित्सालय, मेंटल हाइजीनिक क्लिनिक, क्लिनिक गाइडेंस क्लिनिक, चाइल्ड क्लिनिक गाइडेंस और उसके बाद फैमिली वेलफेयर एजेंसी। 1930 के दशक में फैमिली वेलफेयर संस्थानों में इमोशनल प्रॉब्लम्स वाले परिवारों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 1930 के दशक में जो परिवार बेसिकली अधिक प्रभावित था उस पर ज़्यादा बेसिकली फोकस किया जाने लगा फैमिली वेलफेयर के माध्यम से या उसकी मदद से। भारत में अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, तो सन 1937 में भारत में पहली बार साइकेट्रिक सोशल वर्कर की नियुक्ति हुई और यह नियुक्ति सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क मुंबई में की गई थी। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में कार्य भी यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो बच्चों का या शिशु का जो मार्गदर्शन क्लिनिक था, हॉस्पिटल था, वो बेसिकली यहीं से शुरुआत हुई थी, है ना। इस चीज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मुख्य कार्य या टास्क पर बात करते हैं तो बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्या थी, संवेगात्मक समस्याएं थी और पारिवारिक परामर्श भी था। इसी के अंतर्गत इस चीज़ को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके अलावा चिकित्सकीय या मनोचिकित्सा समाज कार्य का विकास और उसके संकल्पनाओं से अगर हम जोड़ते हैं बात, तो देखो प्रशिक्षण का विकास हुआ। सन 1950 और 51 के दौर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में स्नातकोत्तर स्तर पे जो है साइकेट्रिक सोशल वर्क प्रशिक्षण शुरू हो गया था मुंबई में 1950 के दौर में। नोट करिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कब जो है शुरुआत हुआ है साइकेट्रिक सोशल वर्क का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ, तो 1950 और 51 के दौर में। कहाँ से? ठीक है, स्नातकोत्तर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र का तेज़ी से विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है इस क्षेत्र का तेज़ी से विकास हुआ। भारत में कुछ प्रमुख संस्थाएं रहीं। वर्तमान में साइकेट्रिक सोशल वर्क प्रशिक्षण के प्रमुख केंद्र बनाए गए। जैसे प्रमुख केंद्र में आपने ये नाम देखा, अभी भी हमने पढ़ाया है भी आपको कि नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ, है ना। और उसके बाद ए क्या चीज़ थी, ये हमने अभी क्या बताया था, ए से क्या चीज़ बताया था मैं, नहीं पता है आपको? बोलिए भाई। एंड न्यूरोसाइंस। हाँ, एंड न्यूरोसाइंस। क्या था? एंड न्यूरोसाइंस, ये शब्द था हमारे सामने। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक, ठीक है, CIP यानी रांची, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आपके पास अगर पुरानी वाली हरियंट की किताब होगी तो उसमें आपको ये नाम मिलेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक का नाम कांके, रांची, झारखंड में, जिसकी स्थापना बेसिकली 1918 में हुई थी, है ना। बाद में ये विकसित हुआ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक के रूप में और भारत के सबसे पुराने मानसिक हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है ये, जहाँ मानसिक रोगों का उपचार, प्रशिक्षण और शोध वगैरह के बारे में बात होती है। और चाइल्ड गाइडेंस जो क्लिनिक था वो 1950 जैसी सेवाओं को शुरू करने वाले 1950 में जैसी सेवाओं को शुरू करने वाली बहुत सारी ऐसे संस्थाएं जो हैं बन गई हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, बाकी इसके पार्ट को रिलेट कराता है रांची, नाम ज़रूर याद रखिएगा। और एक NIMH मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलोर 1974 में राष्ट्रीय महत्व को संस्थान के रूप में भूमिका निभाता है साइकेट्रिक प्लस न्यूरो साइंस को। और केवल जो है CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक वाले में, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये केवल मानसिक हॉस्पिटल पर आधारित चीज़ें हैं और साइकेट्रिक पर है, बहुत पुराना है ये बहुत पुराना है और ये आधुनिक है,
ये 1918 है, ये 1974 है, 1974 है ये, ठीक है, ये 1974 है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है। बाल निर्देशन क्लिनिक, अच्छा इसकी स्थापना किसने किया है, नाम पता है आपको? परीक्षा में एक बार पूछा भी गया था नाम, अगर किसी बालक को पता है बताएं जरूर एक बार। नाम पता है? अनीता, वंशश्री, जितेंद्र बताओ। नहीं याद है सर। सर नहीं मैं कहूँगा, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये बाल निर्देशन क्लिनिक है, इसका मतलब है कि बच्चों की देखभाल, भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण ये संस्थान है जो समग्र विकास में सहायता करेगा बच्चों, है ना। अब इसकी शुरुआत, यानी इसको शुरू, तो देखिए चाइल्ड गाइड जो है गाइडेंस क्लिनिक की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से नहीं हुई है, बल्कि चाइल्ड गाइडेंस मोमेंट के अंतर्गत हुई है। लेकिन इसमें प्रमुख योगदान जो है, योगदान करता रहे हैं, जिसमें से एक नाम आता है यूएसए के विद्वान डॉक्टर विलियम हिली का नाम, ठीक है, याद रखेंगे, डॉक्टर विलियम हिली का नाम। यूएसए में इनका नाम देखने को मिलता है। शिकागो में बाल अपराधी कहा जाता है, जुवेनाइल जो है डिलिक्वेंट को, और इस पर इन्होंने कार्य करते हुए चीज़ों को बताया था। जहां बाल अपराधियों पर आधारित था एक प्रकार का इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई सन 1909 में, जो कि बच्चों के साथ साथ चीज़ों, बाल अपराधों को ये चीज़ें देखती थी, ये इंस्टीट्यूट यूएसए में, और इसे ही पहला चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक प्रारंभिक रूप में माना गया था, इसी को पहला माना गया था। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चाइल्ड गाइडेंस, ठीक है, सेंटर या क्लिनिक। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट पे देखिए ब्रिटेन का नाम आता है, यानी यहाँ पर चर्चा करेंगे तो डॉक्टर इमैनुअल मिलर का नाम मिलता है। इमैनुअल मिलर ने ईस्ट लंदन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की स्थापना की, ठीक है, इनका नाम मिलता है। और ये ब्रिटेन की बात है, ये ब्रिटेन की। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो 1909 में जुवेनाइल साइकोपैथिक, ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट में ये नाम हमें देखने को मिलता है ना, डॉक्टर विलियम हिली का नाम, ये यूएसए का नाम है। और डॉक्टर मैनुअल मिलर की बात करेंगे तो ये नाम आएगा इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में नाम आएगा। कब शुरू हुआ? यूएसए में 1909 में, मैंने अभी भी ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1909 में शिकागो में विलियम हिली के द्वारा जुवेनाइल साइकोपैथिक इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिसको नाम दिया गया चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए सन 1922 में, 1922 में, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और 1922 ईस्वी में चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक को औपचारिक रूप से मोमेंट के रूप में विकसित किया गया। मोमेंट का मतलब था आंदोलन के रूप में इसको विकसित किया गया, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि चाइल्ड गाइडेंस मोमेंट की शुरुआत जब यूएसए की पार्ट में देखा गया तो 1922 में, ठीक है, शुरुआत मानी गई। और ये आंदोलन बेसिकली एक कॉमनवेल्थ फंड के प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंट ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंट, यानी डिलिक्वेंट का मतलब था बाल अपराधियों के अंतर्गत वो चीज़ें शुरू हुई थी, और इसी के अंतर्गत एक फंड शुरू हुआ। परीक्षा में पूछ ले कि कॉमनवेल्थ फंड कहाँ शुरू हुआ था, कॉमनवेल्थ फंड, है ना, ये परीक्षा में सवाल बनेगा, कहेगा किसके अंतर्गत शुरू हुआ, तो आप बताइएगा चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के अंतर्गत शुरू हुआ था। ये फंड कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका में शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में शुरू हुआ था।
और ये एक प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंट यानी एक रोकथाम, बाल अपराधियों के रोकथाम के लिए प्रोग्राम रखा गया था, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी 1922 में। तो इसलिए 1922 में मोमेंट यानी आंदोलन शुरू हुआ, ना कि क्लिनिक सिस्टम शुरू हुआ था, एक मोमेंट शुरू हुआ था 1922 में। ठीक है, मोमेंट शुरुआत कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। क्लिनिक का विस्तार बेसिकली 1920 से लेकर 1930 के दशक में हुआ था, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैं दशक की बात नहीं कर रहा हूँ, 1922 का वर्ष बात कर रहा हूँ आपको। ठीक है, दशक की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1927 ईस्वी में पहला गाइडेंस क्लिनिक, ईस्ट लंदन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की स्थापना हुई, और अभी भी हमने देखा इमैनुअल मिलर के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। ईस्ट लंदन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक जो है 1927 में लंदन में बेसिकली स्थापना हुई। ठीक है, और इसमें एक मेयर फोर्ट का भी सहयोग था। मेयर फोर्ट का नाम बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में अगर मिले तो आप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये नाम है मेयर फोर्ट का, फोर्ट्स का। ठीक है ना, ये सहयोगी थे। तो इंग्लैंड का पहला जो चाइल्ड क्लिनिक गाइडेंस क्लिनिक माना जाता है, वो यही माना जाता है इमैनुअल मिलर का ही। व्यवहारिक भावनाएं, समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं, शैक्षिक समस्याएं, ये सारी चीज़ें थी इसमें 1927 के दौर में। ठीक है, इसके बाद परीक्षा में ये आता है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसके कुछ कार्य थे, क्या काम थे उसमें? बच्चों के बेसिकली व्यवहारिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान करना था। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन हुआ करता था कि बच्चों के व्यवहार, बुद्धि, मानसिक स्थिति का परीक्षण करना, समस्या के कारणों का आइडेंटिफाई करना, है ना। फिर उसके बाद काउंसलिंग था इसमें, बच्चे और माता पिता का परामर्श देना, तनाव, डर, आक्रामकता समस्याओं का समाधान, फिर निदान और उपचार भी था। ठीक है, मानसिक व्यवहारिक समस्याओं का वैज्ञानिक निदान था, उपचार पर आधारित योजना बनाना था, ये सारी देखने को मिला। फिर उसके बाद चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की शुरुआत भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के माध्यम से किया गया था। ठीक है, मतलब टिस से, और जहां इसकी शुरुआत वर्ष 1937 बताई जाती है। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, अब तो इसका नाम बेसिकली टिस हो गया, सन 1944 से मुंबई में ये है, और यहीं से फिर इसकी शुरुआत हुई 1937 से। ठीक है, अच्छा, कभी कभी जब पूछता है कि भाई इसमें शुरुआत में इसकी भूमिका किसकी भूमिका रही है, तो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रथम निदेशक थे डॉक्टर क्लिफर्ट मंसर्ट महोदय, उन्हीं का रोल हमें देखने को मिलता है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, मंसर्ट महोदय का नाम यहाँ पर इनका देखने को मिलता है। भारत में चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की शुरुआत 1937 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जगह से डॉक्टर क्लिफर्ट मंसर्ट के प्रयासों से बेसिकली हुआ, और ये भारत में बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हुई थी। एक औपचारिक शुरुआत बेसिकली यहाँ पर बताया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चिकित्सा समाज कार्यकर्ता के कुछ भूमिका को लेकर, उसके कार्यों को लेकर और उसके उत्तरदायित्व को लेकर। ठीक है, इसको देखते हैं। चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की जो भूमिका है वो निम्न प्रकार से दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, रोगी और चिकित्सा टीम, जो पेशेंट होता है और जो मेडिकल टीम होती है, इनके बीच में एक सेतु के माध्यम से कार्य होता है, एक ब्रिज के रूप में काम होता है। कहने का भाव है, रोगी और डॉक्टर यानी रोगी और डॉक्टर नर्स के बीच में समन्वय स्थापित करना, रोगी की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति का मूल्यांकन करना, उपचार में मनोसामाजिक सहायता देना, रोगी को अस्पताल सेवाओं से जोड़ना, पुनर्वास में सहायता करना, पुनर्वास में इसकी मदद करना। ठीक है, ये भी चीज़ें शामिल की गई हैं इसमें। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कार्य, मैं अगर आपसे बात करूं तो सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन, रोगी का सामाजिक इतिहास लेना इसमें आ जाता है। ठीक है, परिवार, आर्थिक स्थिति और वातावरण का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कार्यों में बात करते हैं तो एक कार्य इसका परामर्श सेवाएं हैं, जैसे काउंसलिंग, रोगी और परिवार के मानसिक समर्थन देना, बीमारी से उत्पन्न तनाव को कम करता है। ये केस वर्क के माध्यम से बेसिकली सोशल वर्क होता भी है, खासकर अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत समस्याओं का जब समाधान होता है तो वो केस वर्क के रूप में होता है, और फिर उसके बाद रोगी की ज़रूरतों के अनुसार उसकी
सहायता योजना बनाई जाती है। फिर संसाधन उपलब्ध कराना होता है, तो सरकारी योजनाओं से जोड़ना, आर्थिक सहायता दिलवाना, ठीक है। और फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। मेरा कहने का अर्थ बनेगा कि रोगी को समाज में पुनः स्थापित करना, दिव्यांग और दीर्घकालिक रोगियों की सहायता भी इसी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। और भी कार्य हैं, जैसे एक स्वास्थ्य शिक्षा भी है, हेल्थ एजुकेशन। रोगी और परिवारों को रोग के बारे में जानकारी दी जाती है, पूरा इसे हेल्थ एजुकेशन कहा जाता है। दवाओं और उपचार का पालन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, कुछ उत्तरदायित्व आता है, जैसे रोगी की गोपनीयता को बनाए रखना, ये उत्तरदायित्व होगा एक सामाजिक कार्यकर्ता का। नैतिक आचार संहिता का पालन करना, चिकित्सकीय टीम के साथ समन्वय रखना यानी कोऑर्डिनेशन बना के रखना, रोगी के अधिकारों की रक्षा करना, समय पर रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार करना। क्राइसिस मतलब संकट होता है, संकट के दौरान में स्थिति को त्वरित मतलब तुरंत उसकी मदद करना, ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो देखिए अब मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की आती है यहाँ पर भूमिका, उसके कार्य, उसके उत्तरदायित्व, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एक मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की जो भूमिका होती है वो मानसिक स्वास्थ्य टीम में सहायक और समन्वयक की भूमिका आती है, ठीक है। एक प्रकार से उसकी हेल्प करते हैं। तो मानसिक रोगी और चिकित्सक के बीच में सेतु का कार्य यानी ब्रिज का कार्य होता है, ठीक है, एक रोगी के साथ और एक सोशल वर्कर के साथ। रोगी और मनोसामाजिक पक्ष का मूल्यांकन करता है, रोगी के मनोसामाजिक पक्ष का मतलब जो साइको सोशल वाला एरिया है उसका यह स्टडी या मूल्यांकन होता है। उपचार प्रक्रिया में सामाजिक दृष्टिकोण को ये जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। परिवार और समाज के साथ समन्वय स्थापित करना, मानसिक रोगियों के पुनर्वास में उसकी सहायता करना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कार्यों पर, इसके फंक्शन पर। इसके फंक्शन क्या है मनोचिकित्सा समाज कार्य के? तो मनोसामाजिक अध्ययन यानी रोगी का सामाजिक और पारिवारिक इतिहास लेना, मानसिक रोगों के कारण सामाजिक विश्लेषण करना, ये भी भूमिका इसके अंतर्गत आती है। फिर एक पार्ट आता है काउंसलिंग का, ठीक है। रोगी और परिवार को भावनात्मक समर्थन देना, तनाव, चिंता, अवसाद को कम करना, ये काउंसलिंग के माध्यम से साइकेट्रिक सोशल वर्कर करता है काउंसलिंग इस तरीके से। फिर केस वर्क भी करता है इसमें। केस वर्क कैसे करता है? व्यक्तिगत समस्याओं का उपचार करना और उपचार योजनाओं में उसकी मदद करना, सहयोग करना। पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम है तो उस पर कार्य होता है। फिर उसके बाद फैमिली इंटरवेंशंस या आप एक प्रकार से थेरेपी कह सकते हो, परिवार को मानसिक रोग के बारे में जागरूक करना, ठीक है। देखभाल में परिवार की भूमिका को मजबूत करना, ठीक है। रिहैबिलिटेशन आता है उसके बाद, जैसे रोगी को समाज में पुनः स्थापित किया जाता है, रोजगार और सामाजिक समायोजन में उसकी सहायता करना, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस होता है, मानसिक रोगों से जुड़ा जो है कलंक यानी स्टिग्मा कम करना, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें, हाँ। और मनोसामाजिक या मनोचिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उनकी ये भी है कि रोगी की गोपनीयता बनाए रखना, नैतिक सिद्धांत का पालन करना, यह आपकी भूमिका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मानसिक स्वास्थ्य टीम के साथ समन्वय रखना, रोगी के अधिकारों की रक्षा करना है आपको, साइकेट्रिक सोशल वर्कर का ये भूमिका है। संकट की स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप किया जाता है, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, और रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड रखना, आत्महत्या जोखिम यानी सुसाइड रिस्क मामले में सतर्क रखना। ये सारी भूमिकाएं बेसिकली एक सामाजिक कार्यकर्ता की होती है जो समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे होता है समाप्त। देख सकते हैं आप सिलेबस, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला जो एरिया था आपका चिकित्सा और मनोचिकित्सा समाज कार्य के विकास, ठीक है, और उसकी कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, उसके कार्य क्या हैं, ठीक है, इतिहास और विकास, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है मानसिक स्वास्थ्य और रोग के संदर्भ में, ये हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और रोग के संदर्भ में ये चीज़ें बनती है। अब देखिए मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ होता है। मेंटल हेल्थ है क्या? नाम से स्पष्ट है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है व्यक्ति की वो स्थिति जिसमें वो अपने भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से संतुलित रहता है, ठीक है। ये मानसिक स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं? सिंपल अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में जीवन की सामान्यता
तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना कर सकता है, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समाज में योगदान भी देता है। ठीक है, ये मानसिक स्वास्थ्य जो है मनोसामाजिक अध्ययन करता है, रोगी का सामाजिक पारिवारिक व्यक्तिगत इतिहास लेना, मानसिक रोग के सामाजिक कारणों का विश्लेषण करना, ये भूमिका बनती है इसमें, है ना। साथ ही साथ दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाते हैं या अच्छे संबंध बनाए रखना, ये भूमिका होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य की एक परिभाषा आती है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जीवन के तनाव का सामना करता है और उत्पादक रूप से कार्य करता है। एक सरल ये परिभाषा है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी इसमें मानी जाती है, जो रोगी के उपचार, परिवार सहयोग और सामाजिक पुनर्वास में मुख्य भूमिका निभाता है ना, मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है मानसिक रोग, जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? मेंटल हेल्थ, सॉरी मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस। अब बेसिकली मानसिक रोग वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सोचने, समझने, व्यवहार में असामान्यता आ जाती है, दैनिक जीवन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने की क्षमता बेसिकली प्रभावित हो जाती है। दैनिक जीवन की जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। भावनात्मक और व्यवहार में चीज़ें असंतुलित हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अवसाद हो गया, डिप्रेशन जिसको बोलते हो आप, सिजोफ्रेनिया हो गया, चिंता विकार हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर और बायोपोलर डिसऑर्डर। ये बेसिकली एक प्रकार से मेंटल इलनेस के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं, जिसको आप लोग उदाहरण के माध्यम से चीज़ें समझ सकते हो। तो जो मानसिक स्वास्थ्य शब्द था वो सामान्य व्यवहार को दर्शाता है, मानसिक स्वास्थ्य, और जो मानसिक बीमारी शब्द है वो असामान्य व्यवहार को दर्शाता है। आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी, क्योंकि हेल्थ के संदर्भ में है तो सामान्य व्यवहार होगा, और इलनेस बीमारी के संदर्भ में है, असंतुलन मन के संदर्भ में है, चीज़ें भ्रमित के संदर्भ में है, अस्थिर हैं, तो चीज़ें जाहिर सी बात है वो असामान्य व्यवहार को दर्शाएगी। सिंपल बात है कि मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का सकारात्मक अवस्था होगा, जबकि मानसिक बीमारी एक विकार है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा, है कि नहीं? सिंपल बात है ये। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके उपचार और देखभाल के संदर्भ में कुछ भूमिकाएं बनती हैं। किस तरीके से इसका उपचार होगा, किस तरीके से भूमिकाएं बनेंगी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मनोचिकित्सा, एक लाइन में आप इसे जानने का प्रयास करें कि मनोचिकित्सा है क्या। मनोचिकित्सा एक ऐसी उपचार प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित चिकित्सक यानी थेरेपिस्ट रोगी के मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं को बातचीत करता है। बातचीत का मतलब है टॉक थेरेपी, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के तकनीक के माध्यम से उसे सुधारने का प्रयास भी करता है। तो खासकर अगर मैं बात करूं तो मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान करना बातचीत और मनोवैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से उसको बोला जाता है। इसके अलावा दवा उपचार, परिवार और सामाजिक समर्थन, काउंसलिंग, पुनर्वास, है ना, ये ऐसे शब्द हैं जो रिलेट कराते हैं बेसिकली ट्रीटमेंट के दौरान में। दवा उपचार क्या होता है? मानसिक रोगों के इलाज में दवाओं का उपयोग किया जाता है कि नहीं? दवा उपचार, परिवार, सामाजिक समर्थन, काउंसलिंग, पुनर्वास, ये सभी बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ट्रीटमेंट करने की तकनीक है ना, एक प्रकार की टेक्निक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ परिवार और सामाजिक को लेकर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो परिवार रोगी की देखभाल और भावनात्मक सहयोग देता है, तो यहाँ पर ये भूमिका बन जाती है। काउंसलिंग की बात करता हूँ तो बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है, व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक समस्याओं पर काम किया जाता है, तो उसको काउंसलिंग कहा जाता है। और रिहैबिलिटेशन क्या होता है? पुनर्वास होता है, मतलब रोगी के सामान्य जीवन में वापस लाने की प्रक्रिया ये होती है। इसमें रोजगार हो गया, सामाजिक समायोजन हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल होता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है रिहैबिलिटेशन मेडिकल सोशल वर्क का, खासकर मेडिकल सोशल वर्क का, है ना। समाज कार्य की इसकी क्या भूमिका है? रोगी और परिवार को परामर्श देना, सामाजिक पुनर्वास में मदद करना, स्टिग्मा मतलब कलंक को कम करना, हॉस्पिटल यानी अस्पताल और समुदाय में सहयोग जो है करना, ये भूमिका इसके अंतर्गत बन जाती है। अब बात करते हैं सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार। आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन है
यहाँ देख सकते हैं सामान्य और असामान्य व्यवहार। देखो एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई काम कर रहा हूँ, जैसे अपनी एडीएल एक एक्टिविटी होती है, एडीएल एडीएल का मतलब होता है एक्टिविटी डेली लिविंग, जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आप डेली करते हो, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है, ऑफिस जाते हैं, ये आपका एक सामान्य व्यवहार है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है आप जो डेली कर रहे हो। लेकिन यदि आप अपने डेली बिहेवियर की एक्टिविटीज़ में आप मान लीजिए कोई परिवर्तन करते हैं जो समाज में असामाजिक तथ्यों को बात करता है या असामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, असामाजिक व्यवहार को दर्शाता है, तो उस परिस्थिति को हम लोग बोलेंगे कि ये असामान्य व्यवहार है। एक व्यक्ति सिंपल तरीके से जा रहा है या सिंपल तरीके से बात कर रहा है तो आप उसे कहोगे सामान्य व्यवहार कर रहा है, इसमें कोई डजंट मैटर, ठीक है। देखो आज से काफ़ी टाइम पहले से अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी पार्टी के नाम आपने सुना है ना, बहुत लोगों के बारे में आपने चीज़ें बातचीत भी सुना, कभी ध्यान नहीं दिया। अभी आपने रिसेंटली में एक न्यूज़ में आपने सुना होगा ओम कश्यप का न्यूज़, जो कि टीचर को उसने कुछ कौड़ी जैसे शब्दों का यूज कर दिया उसमें। तो इस समय देखो आप, वो असामान्य व्यवहार है, जो वो बेसिकली उन्होंने जो काम किया वो एक असामान्य व्यवहार है, तो अब उस पर फोकस हो रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई एक्टिविटी हो रही है नॉर्मल तरीके से, है ना, उसमें कोई घटनाएं घटित नहीं हो रही है जो डेली लिविंग के पार्ट को रिलेट करा रहा है, जो एक प्रकार से समाज के लिए सकारात्मक पार्ट बन रहा है, तो सामान्य व्यवहार है। यदि जो समाज के लिए असामाजिक तथ्य के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है या नकारात्मक व्यवहार को दर्शा रहा है, तो वो क्रियाएं बेसिकली असामान्य व्यवहार है। मेरे कहने का अर्थ है, अब इस चीज़ को समझो कि सामान्य व्यवहार वो व्यवहार है जो समाज के नियमों, मूल्यों और परिस्थितियों के अनुसार होता है और व्यक्ति के जीवन को संतुलित बनाए रखता है, वो बेसिकली क्या है, सामान्य व्यवहार है। ये बात सिंपल है, जो व्यक्ति के जीवन और क्रियाओं को संतुलित बनाए रखता है। मैं वही बातें अपने शब्दों में यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब इसकी खास विशेषताएं क्या है, जैसे सामाजिक नियमों के अनुसार काम हो रहा है, सामाजिक नियमों के अनुसार मतलब समाज में पॉजिटिव व्यवहार हो रहा है, परिस्थिति के अनुकूल हो रहा है यानी सकारात्मक चीज़ें बन रही हैं, व्यक्ति अपने कार्यों को सही ढंग से कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ें बन रही है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए जा रहे हैं, मतलब कार्य अच्छे हो रहे हैं, मानसिक रूप से चीज़ें संतुलित हैं, ये सामान्य व्यवहार है। सिंपल बात है, इसको हम सामान्य व्यवहार कहेंगे। उदाहरण भी देखिए, समय समय पर काम करना या समय पर काम करना, बात वही है, दूसरों का सम्मान करना और तनाव में भी संतुलित रहना, ये चीज़ें सामान्य व्यवहार। परंतु असामान्य व्यवहार देखिए, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार वो है जो समाज के मानकों से हटकर होता है और व्यक्ति के दैनिक जीवन में, देखो मैंने कहा एडीएल बता रहा था आपको, एक्टिविटी डेली लिविंग, दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर दे। मैंने कहा कि यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो जाए, जैसे समाज के नियमों के विपरीत हो जाए, अनुपयुक्त हो जाए, व्यवहार ऐसा हो जाए जो अनुपयुक्त हो जाए, सोच, भावना, व्यवहार में चीज़ें असंतुलित हो जाए, व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो जाए, अक्सर मानसिक विकारों से चीज़ें जुड़ जाएं, तो वो असामान्य व्यवहार कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया कि बिना कारण अत्यधिक डर जाना या चिंता को दर्शाना, भ्रम या वहम, ठीक है, या आक्रामक या आत्मघाती व्यवहार जो दर्शाता है एक प्रकार से असामान्य व्यवहार। बड़ी सरल शब्दों में चीज़ें दी गई हैं, इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। बताएं, क्लियर है? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं और हम चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान में रखें, है ना, इस तरीके की चीज़ों को आप ध्यान में रखें। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगा डिसेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगता के बारे में, है ना। सबसे पहले क्या आती है, बीमारी। अच्छा, बीमारी के बाद क्या होता है, वहाँ पे चीज़ें क्षति हो जाती है ना, और क्षति के बाद क्या बन जाती है, वहाँ पे अक्षमता आ जाती है ना। हम क्या बोलते हैं उसको, अक्षमता आ जाती है, और फिर विकलांगता आ जाती है। एक बार परीक्षा में इसका सीक्वेंस पूछा था, क्योंकि इसी का पार्ट है। मैं
बताना चाहूँगा आपको ये प्रोसेस, ठीक है। इसको बेसिकली बोला जाता है डिसेबिलिटीज़ प्रोसेस बोला जाता है। इसको आप डिसेबिलिटीज़ प्रोसेस कह सकते हो। मैं यहाँ पे नोट करूँगा, ठीक है, आप भी चीज़ों को नोट करिएगा, है ना। डिसेबिलिटी प्रोसेस, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? डिजीज आएगा। डिजीज को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलनेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? इम्पेयरमेंट यानी क्षति, इम्पेयरमेंट क्षति। और क्षति के बाद क्या आएगा? क्षति के बाद आता है आपका डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटीज के बाद क्या आएगा? हैंडीकैप, हैंडीकैप। अब ये आपको नोट कर लेना क्योंकि ये सीक्वेंस परीक्षा में आया हुआ था। देखो, जो डिजीज होता है, इलनेस होता है, जिसे शरीर या मन की एक सामान्य कार्यप्रणाली है उसमें विकार आ जाए, या किसी संक्रमण या अनुवांशिक कारण या मानसिक कारण से कोई विकार आ जाता है, तो वो डिजीज होता है। पहले तो कोई चीज़ बीमारी ही के रूप में उभरती है कि नहीं? फिर यही बीमारी जो है, इस बीमारी के कारण शरीर के किसी अंग या मानसिक कार्य में नुकसान या कमी आ जाए। आपने उस अंग का ध्यान नहीं रखा तो उस अंग में कमी आ गई, तो वो बन गया इम्पेयरमेंट, है ना। अब मान लीजिए आपके हाथ में हल्की सी चोट आई, आप उसको ध्यान नहीं दिए, ठीक है, तो वो डिजीज था, चोट या एक प्रकार से इलनेस का पैटर्न था। लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं दिया, तब उस हाथ से आप काम ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो चीज़ें क्या आ गई? डिसेबिलिटीज़ का पार्ट बन गया। यानी क्षति के कारण कार्य व्यक्ति जो है, कार्य करने की जो क्षमता थी वो प्रभावित हो गई। व्यक्ति सामान्य कार्य करने में कठिनाई महसूस करने लगा, अब उससे काम ही नहीं कर पा रहा है। जब यही क्रियाएं डिसेबिलिटीज़ यानी अक्षमता का पैटर्न, जब अक्षमता के कारण व्यक्ति को समाज में भूमिका निभाने में बाधा उत्पन्न होने लगी, क्या उत्पन्न होने लगी? बाधा उत्पन्न होने लगी, तो सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन वहाँ पर उसका प्रभावित हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हैंडीकैप बोला गया, उस प्रक्रिया को हैंडीकैप बोला गया। तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस से मैंने बताया आपको, डिसेबिलिटी प्रोसेस है ये। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि ये इसी का मेडिकल लाइन का ही पार्ट है, ठीक है, ये मेडिकल लाइन का ही पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, असामान्य व्यवहार के कुछ कारण है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं असामान्य व्यवहार के कुछ कारण, जैसे जैविक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, है ना। ये 4 प्रकार के बेसिकली कारण दिए गए हैं, है ना। तो जैसे जो जैविक कारण है, जैविक कारण क्या हो सकता है? अनुवांशिकता हो सकती है ना, मस्तिष्क की संरचना हो सकती है, कार्य में गड़बड़ी हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन हो सकता है, हार्मोनल का बदलाव हो सकता है, चोट की वजह हो सकती है, कई चीज़ें बन सकता है। वो जैविक कारण की वजह से असामान्य व्यवहार हो रहा है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण मतलब बचपन में उसको आघात लगा हो, तनाव हो, या तो चिंता हो, या अवसाद हो, गलत सोच हो, या व्यक्तित्व विकार हो, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली देखने को मिल सकती है मनोवैज्ञानिक कारण में। सामाजिक कारण भी हो सकता है, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, खराब सामाजिक वातावरण, शिक्षा की कमी, सामाजिक दबाव, ये सब क्या हो सकते हैं? सामाजिक कारण हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पारिवारिक कारण भी हो सकता है। परिवार में तनाव या कलह का होना, गलत पालन पोषण होना, माता पिता का नशा या मानसिक बीमारी का होना, प्रेम या सुरक्षा की कमी का होना, टूटे हुए परिवार का होना, ये पारिवारिक कारण भी हो सकता है। असामाजिक व्यवहार, तो इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता की या समाज कार्य की कुछ भूमिका होती है कि व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन करे, परामर्श यानी काउंसलिंग करे, और परिवार को सहयोग दे, पुनर्वास में सहायता करे, समाज में जागरूकता फैलाए। तो ये समाज कार्य में इसका भूमिका बन जाती है, ठीक है, असामाजिक व्यवहार के अंतर्गत। उसके बाद आता है महामारी विज्ञान, ठीक है। देखिए, महामारी विज्ञान क्या है? बड़ा ही सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो महामारी विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न जनसंख्या समूहों में
रोग कितनी बार यानी फ्रिक्वेंसी के रूप में हुआ है। महामारी विज्ञान वो विज्ञान है जो ये अध्ययन करता है कि कौन सी बीमारी कहाँ, कब और किन कारणों से फैलती है ना, और उन्हें कैसे रोका जाए। बात को समझ रहे हो ना। ये महामारी विज्ञान बेसिकली एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में एपिडेमियोलॉजी, जो चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, जो मेडिकल साइंस की पार्ट है, जो बीमारियों के विवरण, कारण और नियंत्रण का अध्ययन करता है। परीक्षा में सवाल बनाया था महामारी विज्ञान को लेकर, तो ध्यान रखिएगा, बीमारियों का विवरण लेगा ना, ऑप्शन में था, यानी अध्ययन, और एक पॉइंट में रहेगा आपको कारण, दूसरे में रहेगा आपका नियंत्रण। इन सभी चीज़ों का अध्ययन बस बता देना, इन सब का अध्ययन करना महामारी विज्ञान होता है। ठीक है, तो इस की विभिन्न जनसंख्या समूहों में रोग कितनी बार हुए फ्रीक्वेंसी में, क्यों और कैसे फैलते हैं, इसका उपयोग रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार रणनीति बनाने के लिए किया जाता है। रोकथाम हो गया, नियंत्रण हो गया, उपचार हो गया, इनकी रणनीति बनाने में किया जाता है। सरल शब्दों में यदि हम आपसे बोलें कि महामारी विज्ञान का क्या अर्थ बनता है, तो बोलना कि जनसंख्या में रोगों के विवरण, कारण, नियंत्रण का अध्ययन करना, नियंत्रण का अध्ययन करना। महामारी विज्ञान की अवधारणा है कुछ जैसे, यह मुख्य रूप से संक्रमण रोगों से संबंधित माना जाता है, लेकिन अब यह सभी रोगों जैसे उच्च रक्तचाप हो गया, मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया इत्यादि के अध्ययन में उपयोग होता है। या स्वास्थ्य संबंधी घटना यानी हेल्थ रिलेटेड आप इवेंट कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है, एक प्रकार से जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। महामारी का जो है एपिडेमिक संबंध है, जैसे अगर हम बात करते हैं, महामारी में किसी रोग के मामलों में अचानक वृद्धि हो जाती है ना, या किसी विशेष क्षेत्र या समय में तेजी से फैलने लगता है। अधिकतर संक्रामक और घातक रोगों से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं। महामारी विज्ञान के प्रमुख अध्ययन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें मेन चीज़ों में अध्ययन होता है, कहाँ पे, ठीक है। महामारी विज्ञान जो है रोगों के कारणों का पता लगाता है, ये बात ध्यान रखिए। बीमारी के फैलाव को समझना, रोकथाम के उपाय को विकसित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भूमिकाएं देखने को मिलती है महामारी विज्ञान में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विज्ञान है ये। जनसंख्या के बीमारियों के कारण जाना, फैलाव जाना, नियंत्रण का अध्ययन करना, और ये करके सार्वजनिक और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है महामारी विज्ञान, ठीक है। और इसी के अंतर्गत देख सकते हैं आप लोग, रोगों का कारण हो गया। रोगों का कारण क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं उसके रीज़न है ना, जैसे जैविक कारक है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अनुवांशिकता हो गया। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत अभी आप ऊपर देख रहे थे, तनाव, चिंता, अवसाद, ठीक है। सामाजिक में गरीबी, खराब जीवन शैली, अस्वच्छता, पर्यावरण में अब पॉल्यूशन, जलवायु, संक्रमण। इसीलिए किसी व्यक्ति का या समूह की बीमारी का कारण कहना वैज्ञानिक और नैतिक रूप से बेसिकली चीज़ों को गलत माना जाता है। किसी व्यक्ति या समूह की बीमारी का कारण कहना कि वैज्ञानिक कारण हो सकता है, नैतिक कारण हो सकता है, जो कि गलत है। कारण जैविक हो सकता है, साथ ही साथ तनाव, चिंता, अवसाद हो सकता है, गरीबी हो सकती है, ठीक, अस्वच्छता हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकता है, संक्रमण हो सकती है। इस तरीके से चीज़ों को डिनोट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है रोग का प्रसार, है ना। ये कारण हैं सारे के सारे। रोग के प्रसार के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, कोई बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है, कोई बीमारी। तो जिसे प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं बात करूं, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आना, हाथ मिलाना, छूना, यौन संपर्क के माध्यम से नाम दिया गया कि ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रसार है ना, ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। बट ऐसा कुछ है नहीं, रोगों का फैलाव की बात बता रहा है कि रोग फैलते कैसे हैं। तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि एक तरीका ये चीज़ें जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के रूप में दर्शाया गया, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आप आ रहे हो तो। दूसरा अप्रत्यक्ष दर्शाया गया कि दूषित वस्तुओं के माध्यम से आ रहा, भाई पानी, भोजन, कपड़े, बर्तन इत्यादि का यूज़ कर रहे हो। तीसरा एक तो वायु द्वारा दिया गया, भाई खांसते, छींकते या हवा से फैल रहे हैं, टीबी हो गया, फ्लू हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि नहीं। फिर वाहक के द्वारा, मतलब मच्छर द्वारा, मक्खियों द्वारा, मतलब जो जीव हैं उनके माध्यम से फैल रहा है, जैसे मलेरिया, डेंगू वगैरह हो गया। जल और भोजन के द्वारा भी फैल रहे हैं, भाई दूषित पानी है, भोजन है, तो हैजा, टाइफाइड वगैरह फैल रहे हैं, इस तरीके की बीमारी। मतलब रोगों का प्रसार बताया जा रहा है कि रोग फैल कैसे रहे हैं, ये चीज़ें बताई जा रही है। फिर उसके बाद रोग निरोग या निरोगी शब्द, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो, रोग आप जान रहे हैं,
मतलब बीमारी होने से रोकने की बात कर रहा है, निगरानी है ना, निगरानी मतलब जैसे संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, टीकाकरण हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गई, मास्क पहनना हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करते हैं तो महामारी की जांच, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे महामारी की जांच क्या हो सकती है कि जिसमें ना किसी क्षेत्र में फैली हुई बीमारी है तो उसके कारण, स्रोत, फैलाव और नियंत्रण के उपायों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो महामारी जांच कहलाएगी। उसके बाद पर्यावरणीय महामारी विज्ञान। अच्छा, इसका क्या भाव है? इसका अर्थ ये है महामारी विज्ञान में कि पर्यावरणीय महामारी विज्ञान की वो शाखा है जहाँ इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय कारक और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अध्ययन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ बेसिकली आप वायु, जल, मिट्टी प्रदूषण और रसायन और जलवायु जैसे पर्यावरणीय तत्वों को किस प्रकार की बीमारियों के कारण मानते हैं या बनते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। तो वायु प्रदूषण से भी श्वसन रोग होता है, जल प्रदूषण से संक्रामक रोग होते हैं, ध्वनि प्रदूषण से तनाव होता है, रसायन से विषाक्तता होती है, जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, है ना। और फॉरेंसिक महामारी विज्ञान, देखिए यहाँ अगर हम बात आपसे करते हैं फॉरेंसिक के बारे में, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि ये वो महामारी विज्ञान की शाखा है जहाँ बीमारी और स्वास्थ्य घटनाओं के कारण की जांच वैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण से किया जाता है। कहने का अर्थ है कि किसी बीमारी या किसी मृत्यु या स्वास्थ्य घटना के कारण जिम्मेदारी और स्रोत का पता लगाना, है ना। बीमारी या मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाया जाता है। इसमें संक्रमण या प्रकोप की जिम्मेदारी तय की जाती है। यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून दोनों को बेसिकली यहाँ पे जोड़ने का पैटर्न या लागू चीज़ें होती हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है स्क्रीनिंग और रोकथाम कार्यक्रम। इसका मतलब ये है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है जांच, एक प्रकार से, है कि नहीं। किसी भी बीमारी के लक्षण ना होने पर किसी भी लोगों की जांच करके रोग की शुरुआत अवस्था बोली जाती है स्क्रीनिंग, उसका पता लगाना, बीमारी की जल्दी पहचान करना, गंभीर अवस्था में पहले इलाज शुरू कर देना, बीमारी के फैलाव को रोकना, जैसे टीबी स्क्रीनिंग हो गया, कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, है ना, एंड HIV टेस्टिंग कैंप हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गया, है ना, डायबिटीज़ जिसको आप बोलते हो स्क्रीनिंग, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, है ना। उसके बाद उपचार की तुलना, है ना। कहने का अर्थ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट या क्लिनिक ट्रायल, जिसे अलग अलग आधारों पर समझा जाता है, जैसे प्रकार, उद्देश्य, तरीके इत्यादि के आधार पर दवा द्वारा इलाज करना, है ना, बातचीत के या परामर्श के माध्यम से उसका इलाज करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। जैव निगरानी, ठीक है, इसे बेसिकली बायो मॉनिटरिंग कहा जाता है एक प्रकार से। महामारी विज्ञान निगरानी जो बताता है, कहता है कि रोगों के फैलाव, कारण, पैटर्न नियमित रूप से नज़र रखना या डेटा को एकत्रित करना, वो चीज़ें इसके अंतर्गत बेसिकली दर्शाई जाती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग कहाँ होता है? रोगों की रोकथाम के लिए योजना बनाने के लिए, स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करने के लिए, टीकाकरण कार्यक्रम विकसित करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए, रोग नियंत्रण रणनीति बनाने के लिए, ऐसी जगहों पर यूज होता है। अन्य विज्ञानों में भी महामारी विज्ञान का यूज़ होता है, जैसे बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में यूज़ होता है, सांख्यिकी में यूज़ होता है, समाजशास्त्र में यूज होता है, पर्यावरणीय विज्ञान में भी यूज़ होता है। साथ ही साथ आप जान ही रहे हैं सोशल वर्क में भी तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो सोशल वर्क में तो यूज़ होता ही होता है, ठीक है। महामारी विज्ञान के अंतर्गत कुछ हिस्ट्री देखते हैं। एक नाम आता है हिप्पोक्रेटस का नाम। हिप्पोक्रेटस ने महामारी और स्थानिक रोगों के में अंतर बताया था। एपिडेमियोलॉजी शब्द का उपयोग 1802 में अगर हम बात करते हैं तो स्पेनिश के चिकित्सक थे विल्बा के द्वारा बेसिकली 1802 में ये महामारी विज्ञान के बारे में चीज़ें जो है दिक्कत हमारे सामने देखने को मिली। आधुनिक महामारी विज्ञान में जैसे मानव हो गया, पशु हो गया, पौधे हो गए, इनका अध्ययन बेसिकली शामिल किया गया था। आज के टाइम में महामारी विज्ञान में मानव, पशु, पौधे इत्यादि चीज़ों का अध्ययन इसमें देखने को मिला। आधुनिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो आज महामारी विज्ञान केवल रोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि देखिए उच्च रक्तचाप में भी, मोटापा में भी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में जैसे गंभीर या गैर संक्रमण बीमारियों का बेसिकली अध्ययन करने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा हेतुकी यानी हेतु विज्ञान।
थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से प्रश्न बनते हैं और वो फ्री फैक्ट के आधार पे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, है ना, बहुत सारे। तो आगे हम अभी एक क्लास और इसी का लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। तो इसकी एक क्लास हम लोग कल जो है पढ़ेंगे आगे, ठीक है, हेतु विज्ञान के आगे। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमारा चीज़ है जैसे हेतु विज्ञान रह गया आपका, फिर प्रकार है, मनोभाजन है, मनोदशा है, विकास है, फिर उसके बाद तंत्रिका विक्षिप्तता है, तनाव से जुड़े विकार हैं, सोमेटो विकार है, ठीक है, और फिर समस्याएं भी हैं, फिर अधिनियम वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।